भाई देखिए, 14% वाले लोग बोल रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, 3% वाले लोग कह रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, और 18% वाले लोगों को झुनझुना बोला जा रहा है कि आप झुनझुना से काम चलाइए। तो हम समझते हैं सिमरी बख्तियारपुर का जो विकास है वो विकास सिर्फ कागजों पर, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, अगर वो वहां चला जाए तो वहां की जनता झाड़ू लेकर उनको दौड़ाने का काम। आरजेडी के सुप्रीमो ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। कहां है उससे हिस्सेदारी? आज का वर्तमान राजनीति जातिवाद के आधार पर है, पूंजीवाद के आधार पर है, चाटुवाद के आधार पर है, अवसरवाद के आधार पर है, परिवारवाद के आधार पर। कुछ नेता ने कहा कि एआईएमआईएम को बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो इस बात से स्पष्ट है कि आप सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना चाहते हैं और बदले में उनको झुनझुना देना चाहते हैं, उनसे दरी बिछवाना चाहते हैं। करूं, जीतन राम मांझी जी अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, चाहे मुकेश सहनी जी अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान जी अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समुदाय की बात कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने समाज की बात करेगा, सब लोग अपने समाज के अधिकार और हक की बात करेगा, तो मैं क्यों ना करूं? क्या गलत कर रहा हूं? क्या गलत कर रहा हूं? हम 18% हैं, हमें हक चाहिए अपना, हमें अधिकार चाहिए अपना। अगर हमें अपना हक नहीं मिलेगा, हमें अधिकार नहीं मिलेगा, तो हम लोग हक को और अधिकार को छीनना भी जानते हैं और छीन के रहेंगे अपना हक। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के राजनपुर में मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं राजनपुर एक भारी भरकम नाम है। ऐसा ही राजनपुर के एक बड़े नेता और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में चर्चित रह चुके हमारे साथ मीर रिजवान जी हैं, समाज सेवक है, समाज का काफ़ी सेवा की है, विधानसभा में दावेदारी भी कई बार प्रयास किए हैं, मतलब कि हम लड़े चुनाव लेकिन किसी न किसी कारणवश जो है इनका काम नहीं हो पाता। ऐसा कह सकते हैं कि चाहे किस्मत खराब है जो भी हो, लेकिन समाज सेवा में कभी भी पीछे नहीं रहे। सभी लोग जानते हैं, आए दिन सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो वीडियो डालते रहते हैं, वायरल भी होता है इनका कि लोगों का फ्री निस्वार्थ जो है सेवा करते हैं। आइए हमारे बीच मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है और आगे इनका क्या प्लान है। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मीर रिजवान जी, क्या कहना चाहते हैं, आपके सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं द बॉस न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आपने ज़मीन के मुद्दों को जो है उठाने का काम किया है। इसके लिए मैं द बॉस न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार भी प्रकट करता हूं। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में विकास सिर्फ कागजों पर है। ये विकास सिर्फ फेसबुक पर दिखाई देता है, ये विकास सिर्फ कागजों पर दिखाई देता है। असल मायनों में आप जब समाज के अंतिम व्यक्ति से जब पूछेंगे तो दूर दूर तक कोई विकास नहीं नजर आएगा। समाज का अंतिम व्यक्ति मर्माहित है, समाज का अंतिम व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो हम समझते हैं सिमरी बख्तियारपुर का जो विकास है वो विकास सिर्फ कागजों पर है। पदाधिकारी है, यहाँ पर मुखिया है, सरपंच है, समिति है, सांसद है, विधायक के बड़े बड़े बोर्ड है विकास के, फिर भी आप इस चीज़ों को कैसे झुठला रहे हैं? मतलब क्या हो रहा है? देखिए, स्पष्ट है कि अभी आप झाड़ा ग्राम को ले लीजिए। झाड़ा ग्राम में जो वहाँ सड़क है वो सड़क विहीन है। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर, कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानीबाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00। बरसात के समय में जो झाड़ा का मुख्य सड़क है वो घुटनों भर कीचड़ से भर जाता है। इस संदर्भ में हमने क्षेत्रीय सांसद से बात किया, क्षेत्रीय विधायक से बात किया, लेकिन क्षेत्रीय सांसद और विधायक सिर्फ सुनकर आश्वासन देने का काम करते हैं, वो संघर्ष करने का काम नहीं करते।
जबकि आप अगर झारा के लोगों से पूछेंगे तो उनके मन में इतना आक्रोश है कि कोई भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, अगर वो वहाँ चला जाए तो वहाँ की जनता झाड़ू लेकर उनको दौड़ाने का काम करेगा। ऐसा विकास हुआ है। हमने बार बार जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया, निवेदन किया कि आप चाहे झारा हो, चाहे वो राजनपुर हो, चाहे वो सिरवार बिरवार हो, चाहे वो चोरनिया हो, चाहे वो कबरवा हो, चाहे वो बिशनपुर हो, चाहे वो चैनपुरिया हो, चाहे तमाम सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में आने वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो समस्या है उस समस्या के निदान हेतु हम तो संभव प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जब हम क्षेत्रीय विधायक और सांसद जी से अनुरोध करते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, विकास कहीं दूर दूर तक नहीं जाता, ना ही संघर्ष दूर दूर तक जाता है। तो अभी भी लोग परेशान हैं, मर्माहित हैं, लोगों का काम नहीं हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 बहुत नज़दीक है, आपको पता है, और एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ आपके महागठबंधन है, और कहीं ना कहीं आपके बारे में पता चला है, इसलिए मैं आया हूं कि आप भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। कैसा समीकरण देख रहे हैं और क्या विकल्प आपके पास है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 20 साल से ज़्यादा वर्षों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, समाज के अंतिम व्यक्ति के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जो भी ईश्वर अल्लाह ने संसाधन दिया है उस संसाधन में 100% 24/7 मैं लोगों के सेवा के लिए तत्परता के साथ खड़ा रहता हूँ। हमारा प्रयास है, आप जानते हैं, आपके दर्शक जो देख रहे हैं वो भली भांति जानते हैं। आप बताइए, जीतन राम मांझी किस समाज के नेता हैं? आप बताइए, चिराग पासवान जी किस समाज के नेता हैं? आप बताइए, मुकेश सहनी जी किस समाज के नेता हैं? आप बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी किस समाज के नेता हैं? हर समाज का कोई नेता है, लेकिन मुस्लिम समाज का नेता दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। हर पार्टी मुस्लिम समाज को इग्नोर करने का काम करता है और सिर्फ उससे वोट लेने का काम करता है, और जब अधिकार की बात होती है तो उनको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। आरजेडी तो समर्थन कर रही है, आरजेडी का आप लोग वोट भी करते हैं। यही तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। आप देखिए, अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के सुप्रीमो ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। कहां है उससे हिस्सेदारी? आप देखिए, यादव समाज के लोग जो हैं वो 14% हैं बिहार में, और मुस्लिम समाज के लोग 18% हैं। तो आप स्पष्ट देख लीजिए कि कौन सी पार्टी है। हम महागठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, हर पार्टी की बात कर रहे हैं। 18% का अधिकार मुस्लिमों को कहां मिल रहा है? क्या एमएलसी बनाया जा रहा है? क्या विधायक बनाया जा रहा है? क्या सांसद बनाया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया जाता है, और बदले में जब अधिकार की बात होती है तो उसको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। तो ये हर पार्टी का काम। क्या आप लोग को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? अरे भाई देखिए, 14% वाले लोग बोल रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, 3% वाले लोग कह रहे हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, और 18% वाले लोगों को झुंझुना बोला जा रहा है कि आप झुंझुना से काम चलाइए। तो कब तक सोए रहेंगे? कब तक मुस्लिम समाज सोया रहेगा? मुस्लिम समाज अब जग चुका है, वो अपने अधिकार की बात कर रहा है, अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है। हम लोगों को हक मिलना चाहिए, हम लोग अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सिमरी बख्तियारपुर में तो अभी महागठबंधन से यूसुफ सलाहुद्दीन है, अभी एनडीए से बहुत सारे लोग प्रत्याशी हैं, तो अब आपका कौन सा विकल्प है? कहाँ से लड़िएगा, क्या कीजिएगा? देखिए, हमारे कई शुभचिंतकों ने, हमारे जो शुभचिंतक हैं, सैकड़ों हजारों शुभचिंतकों ने कहा है कि आप जो है विधानसभा चुनाव लड़िए। मैंने 2 बार राष्ट्रीय जनता दल से दावेदारी भी किया था, लेकिन आपको मैं स्पष्ट बता दूं, हमारे जैसे लोग राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति करते हैं, हमारे जैसे लोग समाजवाद के आधार पर राजनीति करते हैं, लेकिन जो वर्तमान समय है वो वर्तमान समय ना तो राष्ट्रवाद के आधार पर है और ना ही समाजवाद के आधार पर है, बल्कि आज का वर्तमान राजनीति जातिवाद के आधार पर है, पूंजीवाद के आधार पर है, चाटुवाद के आधार पर है, अवसरवाद के आधार पर है, परिवारवाद के आधार पर है, और ऐसे आधारों में मीर रिजवान कहीं फिट नहीं बैठता है। इसलिए मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लोगों के हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करता रहूंगा, और जहां तक मेरी बात रही तो अगर जरूरत पड़ेगा
लोगों से मैं मशवरा करूंगा, अगर लोग कहेंगे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तो मैं लड़ूंगा चुनाव। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। लोगों के हक के लिए, लोगों के अधिकार के लिए, उनको समाज के अंतिम व्यक्ति के मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए हमको जो भी दरवाजा खटखटाना पड़े मैं खटखटाने के लिए तैयार हूं। बिहार में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के लगातार दोनों गठबंधन में आपसी तीखातनी होती रहती है। साथ साथ आपको यहाँ देखते हैं कि आप लगातार समाज सेवा करते रहते हैं और कई बार हमने भी कवर किया है कि आप कंबल वितरण किए हैं, कई बार मेडिसिन वितरण किए हैं, कई बार लोगों का काम किए हैं। अभी भी हम बैठे हुए थे तो कुछ लोग यहाँ से गए आपसे काम करवा करके, फ्री में आप काम कर रहे हैं। आप पैसा कह रहे हैं कि चुनाव में पैसा लगता है, तो फिर ये पैसा कहाँ से आएगा? ये कौन सी पार्टी जो फ्री में आपको टिकट देगी? देखिए, स्पष्ट है, मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि का असली मतलब क्या होता है? जनप्रतिनिधि का असली मतलब होता है, अगर वो जनता अगर विधायक के रूप में चुनता है किसी को भी, अगर वो सांसद के रूप में चुनता है या त्रिस्तरीय पंचायत में किसी रूप में जनप्रतिनिधि को अगर जनता चुनता है तो जनता सेवा के लिए चुनता है, ना कि शोषण के लिए। लेकिन अगर हम बेबाकी से कहें तो मुझे ये स्पष्ट कहने के लिए मैं मजबूर होता हूं कि अपवाद छोड़ करके इस देश में जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वो खुद अपने लिए बनते हैं, वो सेवा के लिए नहीं बनते हैं, बल्कि जनता का शोषण करते हैं जनप्रतिनिधि बनने के बाद। इसलिए मैं चाहता हूं, आए दिन हमारे पास लोग आते हैं, सब लोगों का जो भी ईश्वर अल्लाह ने हमें संसाधन दिया है, हमने पहले ही कहा कि 100% मैं लोगों के भलाई के लिए, उनके समस्या के समाधान के लिए खड़ा रहता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पैसा, हमने पहले ही कहा कि पूंजीवाद, चाटुवाद, अवसरवाद, परिवारवाद ये राजनीति में हावी हो गया है। मैं जनता को जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि जनता जो मालिक है हमारा वो सोया हुआ है। जिस दिन जनता मालिक जगेगा ना, उस दिन इन सभी लोगों का जो पूंजीवाद का जो स्थिति है, जातिवाद का जो स्थिति है, जो धर्म के नाम पर राजनीति किया जा रहा है, जो जाति के नाम पर राजनीति किया जा रहा है, जब जनता मालिक जगेगा तो ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। जनता हर बार जितने लोग आते हैं, जितने जनप्रतिनिधि आते हैं, वो कहते हैं कि हम आपका काम करेंगे, आप हमको जिताइए, हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे ही जनता आप पर क्यों विश्वास करेगी, ये बताइए। लगातार 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लगातार मैं जनता के सेवा के लिए तत्परता के साथ खड़ा रहा हूं। वो जनता हम पर विश्वास कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाला जो निकट भविष्य है, उस भविष्य में जनता पूरी तरीके से हमारे साथ खड़ा रहेगा, ये हमें विश्वास। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव है, लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष होता है, कभी मुकेश सहनी, कभी एनडीए में, कभी जो है उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में, कभी चिराग पासवान इधर, कभी उधर। अभी की जो सिचुएशन है, जनसुराज भी थर्ड पार्टी बन करके उभरी है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जनसुराज के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो पूरी तरीके से बिजनेसमैन की तरह हैं। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास कर्मचारी है। वो जो भीड़ आप देख रहे हैं वो कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, वो कर्मचारियों की भीड़ है। पेड वर्कर हैं उनके पास। किसी का सैलरी 40,000 है, किसी का सैलरी 50,000 है, किसी का 70,000, 80,000 सैलरी है। और हम तो समझते हैं करोड़ों रुपया प्रतिदिन का खर्चा कर रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? तो हम समझते हैं ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी का बी टीम बन करके प्रशांत किशोर यहां पर एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार में घूम रहे हैं और घूम करके वोट का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। और वोट का ध्रुवीकरण कर करके बीजेपी को बाईपास के रास्ते पर सत्ता पर लाना चाहते हैं। मेरा समझ यही कहता है। आपने मुस्लिम की बात कही कि भाई मुस्लिम का भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए और मुस्लिम को ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में एक पार्टी है MIM जो बिहार में अपना पैर तो पसारे, पिछले बार 6 सीटें लाई, लेकिन उसमें से 5 जो है वो लेकर के महागठबंधन चली गई। हालांकि वो अलग विषय है। बार बार इस बार कहा जा रहा है कि इस बार गठबंधन होगा। आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन किया कि क्या महागठबंधन इस बार उसे ये मतलब जो है समझौता करेगी, या फिर MIM को अकेले लड़ना चाहिए, या फिर जब आप मुस्लिम की बात करते हैं तो क्या मुस्लिम को उसकी तरफ जाना चाहिए? क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, हाल के दिनों में बिहार में मुस्लिम समाज जागरूक हो रहा है, इस बात को जान रहा है कि मुस्लिम समाज को सभी पार्टी ठगने का काम कर रहा है।
AIMIM की अगर बात किया जाए तो अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि AIMIM के जो नेता हैं उन्होंने महागठबंधन को एक आग्रह पत्र भेजा और उन्होंने आग्रह किया कि हमें महागठबंधन का हिस्सा बनाइए, लेकिन महागठबंधन ने उन्हें इग्नोर करने का काम किया और उनके कुछ नेता ने कहा कि AIMIM को बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो इस बात से स्पष्ट है कि आप सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना चाहते हैं और बदले में उनको झुंझुना देना चाहते हैं, उनसे दरी बिछवाना चाहते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज अब जग रहा है, तीसरे विकल्प के रूप में ढूंढा जा रहा है। और तीसरे विकल्प के रूप में चाहे वो AIMIM आए या थर्ड फ्रंट आए, सभी मुस्लिम समाज झुकाव जा रहा है उधर की ओर। और निश्चित तौर पर अगर मुस्लिम समाज को ठगने का काम करेगी पार्टियां तो निश्चित तौर पर थर्ड फ्रंट बनेगा, तीसरा विकल्प बनेगा और मुस्लिम समाज तीसरे विकल्प की ओर जाएंगे। कहीं आप भी तीसरे विकल्प की तरफ तो नहीं देख रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि जो भी पार्टी मुस्लिम समाज के हक की बात करेगा, अधिकार की बात करेगा, ऐसे पार्टी के साथ मीर रिजवान उनका झंडा उठाकर के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का काम करेगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में जो मुस्लिम के हक की बात करेगा, उनके अधिकार की बात करेगा, पूरा मुस्लिम समाज उधर झुकेगा और मुस्लिम समाज उनको अपना बेशकीमती वोट देकर सत्ता में हिस्सेदारी की बात करेगा। मीर रिजवान ना विधायक है, ना सांसद है, ना मुखिया है, ना सरपंच है, ना समिति है, फिर भी मीर रिजवान इतने दिन से सेवा कर रहा है, पैसा कहां से लाता है? इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति प्रबल हो ना तो पैसे की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने पिछले वर्षों में 1000 कंबल से ज्यादा गरीब गुरबा के बीच में कंबल बांटने का काम किया। हम दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन बनाने का बात हो, चाहे वो विधवा पेंशन बनाने के बात हो, विकलांग पेंशन बनाने का बात हो, राशन कार्ड बनाने का बात हो या अन्य कोई भी काम हो, चाहे गरीब मरीजों का फ्री में इलाज करवाने की बात हो, तत्परता के साथ खड़ा रहता हूं। और मेरे जैसे लोग जब मेहनत करके काम करते हैं तो जो बैठे हुए लोग हैं, आज भी ईमानदार लोग हैं बैठे हुए, तो ईमानदार लोग हमको इज्जत देते हैं। उनको पता है कि रिजवान ना तो भ्रष्टाचारी है, ना बिचौलिया है, ना दलालीगिरी करता है। ऐसी स्थिति में जो ईमानदार बैठे हुए लोग हैं वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। उन लोगों से जब हम मदद का गुहार करते हैं तो वो लोग भी तत्परता के साथ खड़े रहते हैं, हमें सहयोग करने का काम करते हैं। और उनके बदौलत ही हम समाज के अंतिम व्यक्ति का जो समस्या होता है उसका समाधान करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं। और दिन प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का, चाहे वो इलाज हो, चाहे हमने पहले ही कहा, चाहे उनका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बनाने की बात हो, राशन कार्ड बनाने की बात हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण, चाहे जो समस्या हो, चाहे आपसी विवाद हो, उसको सुलझाने का काम हो, दिन रात में लगा हुआ हूं और इच्छा शक्ति प्रबल है। जब तक जिंदा रहूंगा आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करूंगा। देखिए, हमारे साथ मीर रिजवान जी हैं और बड़े नेता हैं, आरजेडी में प्रदेश के नेता भी रह चुके हैं। साथ ही साथ जो है अभी कहीं ना कहीं इनके बातों से ऐसा लग रहा है ये थर्ड फ्रंट जो है कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं और मुस्लिमों की बात और मुस्लिमों के हक और अधिकार की बात करना ये शुरू कर चुके हैं। जैसे इनका कहना है कि 3% क्यों ना करूं। जीतन राम मांझी जी अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, चाहे मुकेश सहनी जी अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान जी अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समुदाय की बात कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने समाज की बात करेगा, सब लोग अपने समाज के अधिकार और हक की बात करेगा, तो मैं क्यों ना करूं? क्या गलत कर रहा हूं? हम 18% हैं, हमें हक चाहिए अपना, हमें अधिकार चाहिए अपना। अगर हमें अपना हक नहीं मिलेगा, हमें अधिकार नहीं मिलेगा, तो हम लोग हक को और अधिकार को छीनना भी जानते हैं और छीन के रहेंगे अपना हक। तो आपने सुना जिस तरह से साफ तौर पर इनका यही कहना है, मैंने उस चीज़ को दोहराया भी। इनका जिस तरह से कहना है कि भाई मुस्लिम 18% होने के बावजूद बिहार में ना तो उप मुख्यमंत्री है, ना उप मुख्यमंत्री का कोई दावा कर रहा है, ना मुख्यमंत्री का दावा कर रहा है और ना ही कोई ढंग से एमएलसी है, ना कोई मंत्री है, ना कुछ भी है। तो यहाँ पर यही कहना है इनका कि 3% वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं,
चिराग पासवान अपनी पार्टी को लेकर के अपना विकास कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी को लेकर के अपने जाति का विकास कर रहे हैं। तो सभी लोग जब अपना अपना सोच रहे हैं तो एक मुस्लिम जो भारी भरकम आबादी है वो क्यों नहीं अपने बारे में सोच रहा है? वो क्यों ना अपना फ्रंट बनाए, चाहे थर्ड फ्रंट बनाए या एमआईएम के साथ जाए, या फिर एमआईएम को गठबंधन करना चाहिए, महागठबंधन को अप्रोच करना चाहिए, एमआईएम को लाना चाहिए साथ में और मुस्लिमों को उनका कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से फायदा लिया जाता है और उनका सिर्फ वोट लेकर के उनको साइड लाइन पकड़ा दिया जाता है। फिर जब चुनाव आता है तो फिर मुस्लिमों की बात होनी शुरू हो जाती है। ऐसा बात इन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है और चुनाव में लड़ने का मन जो है साफ तौर पर इस सभी बातों से पता चल गया है कि लड़ने का मन तो साफ तौर पर बना चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होती है, समय बहुत नज़दीक है, 2-3 महीने का समय है, 2-3 महीने में पता चल जाएगा कि मीर रिजवान जी किधर जा रहे हैं, इनका झुकाव किधर की ओर है। इन्होंने हालांकि लास्ट में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लियर भी कर चुके हैं कि मीर रिजवान ना महागठबंधन में रहेगा ना एनडीए में रहेगा। जो थर्ड फ्रंट होगी, जो मुस्लिमों के हक अधिकार की बात करेगी, उधर उनका झुकाव बहुत ज़्यादा है। तब देखने वाली बात यह होती है कोई थर्ड फ्रंट आता है या एमआईएम के साथ जाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।